हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज का पहला सवाल। साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था? कब भारत भेजा गया था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वर्ष 1937, सी है वर्ष 1917 और बी है 1928 और डी है 1958। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को भेजा गया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था और साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि साइमन कमीशन में सिर्फ अंग्रेज लोग ही थे। इस कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया और इसी विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय लाठी चार्ज में घायल हो गए और बाद में 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने लोदियों को के प्रथम युद्ध में हराया। पहला ऑप्शन पानीपत, बी है गुजरात, सी है कुरुक्षेत्र और डी है दिल्ली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदियों को हराया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नागा अर्जुन कौन थे? पहला ऑप्शन एक यूनानी शासक, बी है एक वैदिक ऋषि, सी है एक जैन भिक्षुक और डी है एक बौद्ध दार्शनिक। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन महायान बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। नागा अर्जुन महायान बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की शाखा माध्यमिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो नागा अर्जुन कौन थे? तो एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कनौज पर शासन किया। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किन राजाओं ने कनौज पर शासन किया था? तो पहला ऑप्शन है मुगल, सी है प्रतिहार और बी है राष्ट्रकूट और डी है चोल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिहार। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार राजाओं ने कनौज पर शासन किया। प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है। प्रतिहार वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यह गुर्जरों की एक शाखा थी जिनकी उत्पत्ति गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका चक्रवर्ती राजगोपालचारी, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है नरसिम्हनचारी और डी है रामास्वामी CR। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। 21 जून 1948 से 28 फरवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन रहे। वह स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। उन्हें राजा भी कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव तक उड़ गई थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, बी है होम रूल लीग आंदोलन, और सी है रॉलेट सत्याग्रह, और डी है असहयोग आंदोलन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 6 नंबर का आपको आंसर बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार अंग्रेजों की नींव तक उड़ गई थी। तो इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई थी। 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में की गई थी। इसके अंतर्गत न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं का परित्याग, कर न देने जैसे प्रमुख कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुए थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर नागरिक शिक्षा का परिचय, बी है संगठित सीनेट प्रणाली के लिए नया विनिमय, और सी है उच्च शिक्षण से राज्य सहायता की क्रमिक निकासी, और डी है स्त्री शिक्षा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कमीशन ने राष्ट्रीय शिक्षा की सिफारिश की तथा बालिकाओं के लिए निःशुल्क व सरल पाठ्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक किया जाना, पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग की स्थापना, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाना जैसे कि महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। 1882 ईस्वी में ब्रिटिश शासक में लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर शिक्षा कमीशन की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे। इस कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है लियो टॉलस्टॉय, बी है जॉन रस्किन, सी है महात्मा गांधी, और डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसमें बताना है आपको कि ये जो प्रसिद्ध वाक्य है, एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है। यह कथन भारत के लोकतंत्र के शिल्पकार महात्मा गांधी जी का है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी डैश का मिश्रण है। किसका मिश्रण है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत और हिंदी, सी है संस्कृत और उर्दू, बी है हिंदी और उर्दू, और डी है संस्कृत हिंदी और उर्दू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी और उर्दू। अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? पहला ऑप्शन है विवेकानंद, बी है सिस्टर निवेदिता, और सी है M.K. गांधी, और डी है एनी बेसेंट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट द्वारा 1916 ईस्वी में आरंभ किया गया। इस आंदोलन को आयरिश होम रूल लीग के मॉडल पर चलाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो मद्रास में था, मद्रास में।
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है नॉन स्टिक कड़ाही, और सी है टायर, और डी है प्लास्टिक के पाइप। तो आपका इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लास्टिक के पाइप। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है और यह एक कठोर पदार्थ होता है जिस पर ऊष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका निर्माण प्लास्टिक के पाइप और फर्श पर बिछाने की चादर इत्यादि के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है बताना है ये। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। अरावली पहाड़ियों भारत की प्राचीनतम पहाड़ी मानी जाती है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो राजस्थान में स्थित हैं। अरावली पहाड़ियों से माही, लूनी, साहिबी, दोहन आदि नदियों का उद्गम होता है, जबकि चेनाब नदी हिमालय पर चंद्र और भागा नदियों से मिलकर बनती है और चेनाब नदी जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में प्रवाहित होती है। चेनाब नदी अपने मार्ग में कई स्थलाकृतियों का निर्माण भी करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट चुनिए। पहला ऑप्शन है आइस कैप भौम जल नदी, बी है नदी आइस कैप भौम जल, सी है भौम जल आइस कैप और नदी, और डी है नदी भौम जल आइस कैप। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आइस कैप भौम जल नदी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गोलासमूह, रोडें, बत्तियां, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं या संदर्भित द्वीप है। कौन सा द्वीप है ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपको बताना है। तो भारत के द्वीप समूहों को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी द्वीप समूह और पश्चिमी द्वीप समूह में बांटा गया है। पश्चिमी द्वीप समूह में अरब सागर में पाए जाने वाले द्वीप समूह को शामिल किया गया है, जबकि पूर्वी द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में शामिल द्वीप समूह आते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में पाए जाने वाला मुख्य द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह में पूर्वी तट अर्थात मन्नार की खाड़ी पर असमेकित गुलासमों, रोडे, बत्तियां, कंकड़ों से बनी समुद्र किनारे आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए फसलों में से कौन सी खरीफ फसल में आती है? पहला ऑप्शन धान और मक्का, बी है गेहूं और मटर, सी है जौ और सरसों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आपको आंसर बताना है। तो 15 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धान और मक्का की फसलें खरीफ फसलों के अंतर्गत आती है। खरीफ की फसल मुख्यतः वर्षा पर आधारित फसल होती है जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? पहला ऑप्शन टोकरी बनाना, बी है तेल निकालना, सी है सूत काटना और डी है कृषि।
तो 16 का आंसर आपको बताना है, तो 16 का आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है। कृषि के अंतर्गत खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी और खनन आदि व्यवसाय आते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषि को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर रखा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? सीडीपी का फुल फॉर्म की बात करें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। सीडीपी का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब सीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीडीपी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदाय का चरमुखी विकास और कल्याण करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली कृषि संगणना कब हुई थी? पहली कृषि संगणना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1970 से 71, बी है 1985 से 86, सी है 1995 से 96 और डी है 1981 से 82। तो 18 का आपका आंसर बताना है, तो इसमें आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली कृषि संगणना वर्ष 1970 से 71 में की गई थी। हरित क्रांति के सफल क्रियान्वयन के पश्चात कृषि संरचना में हुई परिवर्तन का आकलन करने के उद्देश्य से यह संगणना की गई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी की बाप जो 100 रुपये के मुद्रा नोट पर छपी है वह राज्य में है, वह किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है आंध्र प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपको बताना है। तो रानी की बाप जो 100 रुपये के मुद्रा नोट पर छपी है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीयकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? किसके द्वारा संग्रहित होता है जीएसटी? तो इसमें आपको बताना है, जीएसटी का फुल फॉर्म की बात करें तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर, केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? पहला ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी है श्री आर वेंकट रमन और सी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डी है बीबी गिरी, श्री बीबी गिरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य निहित है? पहला ऑप्शन 11, बी है 12, सी है 9 और डी है 13। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपको बताना है। तो बात करें इसमें तो वर्तमान में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। भारत के संविधान में आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन्हें वर्ष 1976 में कांग्रेस द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 10 मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को जोड़ा गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? पहला ऑप्शन 1 और 2, बी है 6 और 7 और सी है 11, 12 और डी है 5 और 6। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां दी गई, जिसमें 5वीं और 6वीं अनुसूची आदिवासियों एवं उनके प्रशासन से जुड़ी हुई है। 5वीं और 6वीं अनुसूची आदिवासियों एवं उनके प्रशासन से जुड़ी हुई है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था? तो इसमें पहला ऑप्शन है 370, बी है 382, सी है 371 और डी है 372। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को संसद में एक प्रस्ताव पारित कर जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया और वर्तमान में यह 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 25 नंबर की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे? पहला ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, बी है BR अम्बेडकर, सी है फ्रैंक एंथोनी और डी है MK गांधी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संविधान सभा के एक सदस्य थे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता? इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष, जिसको निकट दृष्टि दोष भी बोला जाता है, मायोपिया। इस दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष में नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? पहला ऑप्शन तना शीर्ष में, बी है परागकण में, सी है पुंकेसर में और डी है मूल शीर्ष में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 27 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुंकेसर पौधे का प्रजनन भाग है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रजनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ पर? प्रजनन कोशिकाओं में होता है, जबकि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर की बात करते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है? तो पहला ऑप्शन है दूर दूर होते हैं, बी है बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, सी है बहुत बारीकी से बंधे होते हैं और डी है कम बारीकी से बंधे होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ उसके अवयवी कण बहुत बारीकी या सघन होते हैं, बहुत बारीकी या सघन होते हैं और आसपास में मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जय हिंद, जय भारत।